अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कोरोना वायरस की टेस्टिंग पाकिस्तान में बढ़ गई है। तादाद बढ़ने के बाद हम ये देख रहे हैं कि जो केसेस की तादाद है वो भी अब बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में जो टोटल केसेस हैं वो 37,218 हो चुके हैं। कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 803 है, जबकि 10,155 लोग रिकवर कर चुके हैं कोरोना वायरस से। पिछले 24 घंटे में 13,700 टेस्ट किए गए, 1430 पॉजिटिव केसेस थे और 33 अमवात हुई हैं पिछले 24 घंटे में। यानी कि जो शरह है पॉजिटिव केसेस की पिछले 24 घंटों में वो 10.4% है। 10.4%। इससे पहले हमने देखा था 12 मई को जो टोटल टेस्टिंग हुई थी उसमें जो पॉजिटिव केसेस की शरह है वो 19% तक पहुंच गई थी, जब टेस्ट किए गए थे 11,850 और जो टोटल पॉजिटिव केसेस की तादाद थी वो 2,255 थी। तो 2 दिन पहले पॉजिटिव केसेस की तादाद 19% हो गई थी, लेकिन 24 घंटे में जो टेस्टिंग हुई है उसके बाद ये शरह 10.4% आ रही है। तो टेस्ट बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में केसेस की तादाद भी बढ़ रही है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ये बताया कि जो प्रोजेक्शंस की गई थी हुकूमत की जानिब से उससे अभी भी पाकिस्तान में केसेस कम है। वज़ीर आज़म ने ये बताया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी जो प्रोजेक्शंस थी वो ये थी कि 14 मई तक टोटल केसेस की तादाद 52,000 हो जाएगी, जबकि अमवात की तादाद 1300 से तजावुज़ कर जाएगी। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हमारी प्रोजेक्शन ये थी कि 14 मई तक 52,000 हमारी इन्फेक्शंस होनी थी और जो अमवात होनी थी वो 1,324। अब 14 मई जो हमने जो परसों गुजरी उसमें हमारे केसेस इन्फेक्टेड कितने हैं, 35,700 और हमारी फौतगियाँ हुई हैं 770। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हम प्रोजेक्शन से नीचे जा रहे हैं। जो प्रोजेक्शंस की गई थी केसेस की तादाद उससे कम है, अमवात की तादाद भी उससे कम है और इसीलिए ये कहा गया है कि जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज है, जो पाकिस्तान में हेल्थ की सहूलियात हैं, वो अभी तक ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उस पर दबाव पड़ रहा हो, प्रेशर बढ़ा हो। अभी तक जो तादाद है वो कंट्रोलेबल है। आज वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि अब ये वायरस की जो वैक्सीनेशन है वो अगले 1 साल तक नहीं आनी है और इसीलिए ये वायरस हम में रहेगा और हमें इस वायरस के साथ रहना सीखना होगा। और इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर शख्स को एहतियात करना होगा, अपना ख्याल रखना पड़ेगा ताकि ये वायरस उसको ना हो और उससे किसी और को ना हो। जो भी मेडिकल एक्सपर्ट्स दुनिया में बैठे हैं, साइंटिस्ट बैठे हैं, वो सारे एक ही बात कह रहे हैं कि इस साल तक तो वो वैक्सीन नहीं निकलने लगी। तो अगर इस साल तक वैक्सीन नहीं निकलने लगी तो इसका मतलब कि कोरोना वायरस कहीं जाने नहीं लगी। तो हमें इस वायरस के साथ रहना है। वो कहते हैं कि लिव विद द वायरस। हमें इस वायरस के साथ रहना है। 2 रोज़ पहले WHO की तरफ से भी यही कहा गया था कि ये वायरस रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये वायरस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हमें इसके साथ ही रहना सीखना होगा। There's a long way to go before there's going to be any bells unrung in this response. So I think we need to be clear about that. This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. WHO के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी यही कह रहे थे कि ये वायरस जल्द ख़त्म होगा नहीं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो लॉकडाउन था उसमें कहीं कहीं उस लॉकडाउन को ख़त्म किया गया है, कहीं कहीं इस लॉकडाउन में नरमी आ रही है और पाकिस्तान में भी यही सिलसिला जारी है। पिछले हफ्ते ये ऐलान किया गया था कि आहिस्ता आहिस्ता इस लॉकडाउन में नरमी करना पड़ेगी, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि वायरस भी यहाँ पे रहे और हम मुस्तकिल लॉकडाउन करें, क्योंकि इससे मईशत तबाह हो जाएगी, गरीब आदमी पे बोझ ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए फैसला किया गया वफाक और तमाम सूबों की जानिब से कि अब आहिस्ता आहिस्ता फेज़ वाइज इस लॉकडाउन में नरमी लानी है। इस हवाले से आज असद उमर साहब ने जब नेशनल असम्बली में बात की तो उन्होंने ये बताया कि जो इमरान खान 2 महीने पहले खदशात का इजहार कर रहे थे कि अगर मुस्तकिल लॉकडाउन हुआ तो इसके बड़े मनफी असरात होंगे, अब दुनिया भर में इमरान खान की इस बात को माना जा रहा है और इसीलिए दुनिया भर में ये देखा जा रहा है कि लॉकडाउन में नरमी का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम दुनिया आहिस्ता 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 वहीं पहुंच रही है जहां पर यह सफर शुरू होने के वक्त वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की पॉलिसी डिसीजन था। उन्होंने जब शुरू में यह बात की तो बहुत सख्त तनकीद की गई, उनकी तवाज़ुन की जरूरत है। आपने अपने लोगों को माशी बदहाली से भी बचाना है, उनका रोजगार छीनने से भी बचाना है, उनको जो तमाम मसाइल माशी बदहाली से आते हैं उनसे भी उनको बचा कर रखना है और साथ साथ कोशिश ये करनी है कि वबा ऐसे ना फैले कि आपका सेहत का निज़ाम मफलूज हो जाए। यही आपको नजर आ रहा है दुनिया के अंदर।
असद उमर कह रहे थे कि इमरान खान जो बात पहले से कर रहे थे आज दुनिया भर में भी यही देखा जा रहा है। पिछले दिनों मुराद सईद साहब ने भी, वफाकी वजीर हैं, उन्होंने भी असेंबली में यही बात की थी। उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात की है, न्यूयॉर्क के गवर्नर ने भी वही बात की है, इमरान खान को कोट किया उन्होंने। लेकिन हकीकत यह है कि न्यूयॉर्क सिटी में जो लॉकडाउन है उसमें कोई नरमी नहीं आई है, बल्कि आज ये फैसला किया गया है कि न्यूयॉर्क सिटी में जो लॉकडाउन है उसको 13 जून तक बढ़ा दिया गया है। जो लॉकडाउन आज खत्म होना था अब उसकी तौसी कर दी गई है और ये लॉकडाउन 13 जून तक जारी रहेगा। लेकिन बहस पूरे मुल्क में जारी है और आज वजीर आजम ने यह कहा कि गरीब आदमी के लिए हम ये भी चाहते थे कि जो ट्रांसपोर्ट है वो खोल दी जाए, क्योंकि अमीर आदमी अपनी गाड़ी में सफ़र कर सकता है, गरीब आदमी के लिए मसला है वो अपनी जॉब पे नहीं जा सकता, उसके रोज़गार के मसाइल होते हैं जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम बंद करते हैं। तो वो कह रहे थे कि मैं तो इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ कि ट्रांसपोर्ट भी खोल देना चाहिए, लेकिन तमाम सूबे इस पर मुत्तफिक नहीं हैं। अब हम ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं, समझ जाइए कि हम सबसे ज़्यादा नुकसान अपने गरीब आदमी को पहुँचा रहे हैं। इसलिए मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। अगर अमेरिका जैसी जगह जिधर 2-2 हज़ार लोग दिन में मर रहे हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बंद की, अगर यूरोप जिधर यूरोप के अंदर एक दिन के अंदर 800 लोग, अभी भी 500 लोग मर रहे हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की, एयर ट्रैवल बंद नहीं की, हमने क्यों ये बंद करके रख दी है? और हमें पता होना चाहिए इसका असर पड़ेगा, इसकी इकॉनमी पे भी असर पड़ रहा है। वज़ीर आज़म कह रहे थे हमने एयर ट्रैवल भी बंद कर दी है, हमने ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी है, जिसके मनफी असरात मईशत पे आ रहे हैं, हमने क्यों बंद कर दिए, ये भी उनका सवाल था। लेकिन ये फैसले जो हुए हैं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने किए हैं और वज़ीर आज़म आज भी कह रहे थे कि जो भी फैसला होता है इत्तफाक राय से होता है। आज उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार ज़रूर किया कि मैं समझता हूँ ट्रांसपोर्ट खोल देनी चाहिए, लेकिन सूबों का इस पर इत्तफाक नहीं है। लेकिन आज हमने देखा है कि पंजाब में कुछ अहम फैसले किए गए हैं। एक तो ये फैसला किया गया है कि मार्केट्स के बाद अब शॉपिंग मॉल्स को भी खोल दिया जाएगा और इसकी मंजूरी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने दे भी दी है। शॉपिंग मॉल्स में कहा जाता है कि जो SOPs है, मास्क पहन के आना या टेम्परेचर चेक करना, वो SOPs को बेहतर तरीके से फॉलो किया जा सकता है। तो शॉपिंग मॉल्स खोल दिए जाएंगे, लेकिन साथ में ये भी फैसला होने वाला है कि ट्रांसपोर्ट को भी खोल दिया जाएगा। कुछ SOPs इसके हवाले से भी तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन इसकी हतमी मंजूरी जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने देनी है। तो हम दोनों सूबों की राय इस पर लेंगे, सिंध की भी राय लेंगे, पंजाब की भी राय लेंगे। इस वक्त मियाँ असलम इनफैक्ट सईद गनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। सईद गनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मेरी तो ख्वाहिश है कि ट्रांसपोर्ट भी खुल जाए मुल्क भर में। पंजाब ने इशारा भी दे दिया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर खोलने का। क्या सिंध से बातचीत हुई वफाकी इस हवाले से, और सिंध इस पर क्या सोच रहा है कि क्या अनकरीब ट्रांसपोर्ट सेक्टर खोलना पड़ेगा? एक तो मेरा ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब की तो शुरू से ये ख्वाहिश ही नहीं थी कि कोई चीज़ बंद हो, और शायद जो लॉकडाउन भी हुआ उस पर भी उनकी राय मुख्तलिफ थी। उन्होंने कौम से खिताब फरमाया, कई दफ़ा बल्कि खिताबात फरमाए कई मरतबा, और हर मरतबा उन्होंने लॉकडाउन की मुखालफत की। अलग बात है कि बुज़दार साहब ने भी, महमूद खान साहब ने भी, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने भी लॉकडाउन का फैसला कर लिया था। लेकिन अभी जहाँ तक आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूँ कि जब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उसमें ये फैसला हुआ कि जो फैसले इस आखिरी मीटिंग में हुए थे वो 31 मई 2020 तक थे। यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज जो बंद हैं वो बंद रहनी थी, शॉपिंग मॉल्स बंद रहने थे, शॉपिंग प्लाजास बंद रहने थे, लेकिन मतलब जो चीजें बनती और कुछ काम खोलने की इजाजत दी गई। ट्रांसपोर्ट अलबत्ता एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की, लेकिन अक्सरियत जो वहाँ सूबे थे या जो अफराद थे उनकी राय ये नहीं थी कि ट्रांसपोर्ट को खोला जाए जी। लेकिन आज मुझे थोड़ी सी हैरत इस बात में हुई कि फैसले NCC ने किए कि 31 मई तक होंगे, और आज फिर जो आप जिस तरह बता रहे हैं कि जी कुछ फैसला हो गया और पंजाब ने और शायद दीगर कुछ उनके बिजनेसेस थे ट्रांसपोर्ट की भी सोच रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स भी उन्होंने खोलने की बात कर दी है। तो मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए हर इशू पर, तो बेहतर फोरम जो है वो NCC थी। अगर वज़ीर आज़म समझते थे या कोई और सूबा ये समझता था कि उन्हें कोई और बिजनेस शुरू करने हैं, तो ये ज्यादा मुनासिब होता कि वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग। सईद गनी साहब, क्या शॉपिंग मॉल्स पर आखिरी NCC की मीटिंग में इस पर बात नहीं हुई क्या? क्योंकि आज हमाद अजहर साहब ने यह बताया कि हमने ये मामला जो है सूबों पर छोड़ दिया है, क्योंकि छोटी बड़ी मार्केट्स तमाम खुल चुकी हैं, वो मार्केट्स भी खुल चुकी हैं जहां पे SOP ना सिंध में फॉलो हो सकती है ना पंजाब में हो सकती है, कोशिश ही हो सकती है, और वो भी हमने देखा है पिछले 4 दिनों में क्या हालात रहे। तो शॉपिंग मॉल्स के हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई आपसे? देखिए, जो प्रपोजल दिया था NCOC में फेडरल गवर्नमेंट ने, हमारी तरफ से नहीं था, फेडरल गवर्नमेंट का जो अपना प्रपोजल था उसमें ये लिखा हुआ था कि शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग प्लाजास
जो फैक्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज बंद है वो बंद रहेंगी, और बहुत सारे स्कूल्स और जो एंटरटेनमेंट एरियाज हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर थी कि ये बंद रहेंगे। हमारा प्रपोजल नहीं था, ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रपोजल था, और वही प्रपोजल जो है दोबारा एनसीसी की मीटिंग में आया और वो उसी तरह गया। उस पर फेडरल गवर्नमेंट की एक चीज सिर्फ थी जिसमें लिखा हुआ था कि लार्ज मार्केट्स भी बंद रहेंगी। अच्छा, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि कोई कैटेगराइज नहीं किया गया था कि लार्ज मार्केट से मुराद क्या है, कि कोई एरिया पे होगा, दुकानों पे होगा, क्या मुराद थी। वो सूबों पे छोड़ा गया, तो फिर वो सूबों ने बैठ के तय कर लिया, तो मार्केट्स हमारे यहाँ खुल गई। लेकिन जो बड़े शॉपिंग प्लाजाज हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, उनकी बंदिश का फैसला एनसीओसी में फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी तजवीज दी थी कि ये बंद रहने चाहिए, हमारी तरफ से कोई प्रपोजल नहीं था। तो आज ये कहना है कि हमने बात की थी, कम से कम जो मैंने मीटिंग्स तो अटेंड की उसके अंदर तो कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा, उसके बाद कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है? उस मीटिंग के बाद आप कह रहे हैं कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है जिसमें शॉपिंग मॉल्स के हवाले से गुफ्तगू हुई हो? जी शहजाद, बिल्कुल नहीं हुई। और मुझे तो हैरत हुई, आज मैं वो डॉन में पढ़ रहा था खबर कि उसमें बताया गया कि कल वजीर आजम साहब ने कोई मीटिंग की और उसमें सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर और सूबा बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर शरीक नहीं हुए। बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर का मुझे नहीं पता, लेकिन सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर को उस मीटिंग में बुलाया नहीं गया था, उनको मदऊ नहीं किया गया था। तो जाहिर है उनके जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सही, ये बात तो बिल्कुल उसमें हुआ तो मुझे नहीं पता कल की मीटिंग का। अच्छा, मैं सईद साहब, असलम इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है क्योंकि ये फैसले पंजाब में हो चुके हैं, तो पहले मैं चाहूंगा कि उनकी भी राय इस पे ले ली जाए। असलम इकबाल साहब, ये फैसला आप लोगों ने अपने आप किया है, वफाक से मुशावरत के बाद किया है कि शॉपिंग मॉल्स भी अब पंजाब भर में खोल दिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मैं आपकी बात नहीं सुन सका, लेकिन सईद गनी साहब ने अभी जो बात की है उसके हवाले से मुझे थोड़ी सी समझ आई है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। इनकी इतला के लिए और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आज हमारी एनसीओसी की मीटिंग हुई थी जिसमें फेडरल मिनिस्टर इंडस्ट्री, चारों सूबाई वुज़रा और दोनों इकाइयों की नुमाइंदगी वहां पर मौजूद थी, और सिंध से भी जो मिनिस्टर इंडस्ट्री हैं वो उस वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद थे। सुबह 11:45 हमारी मीटिंग हुई। मैंने लाहौर से ज्वाइन किया था, फेडरल मिनिस्टर ने इस्लामाबाद से, सिंध के मोहतरम वजीर साहब ने सिंध से हमें ज्वाइन किया था, वगैरह वगैरह साहब। सिंध के कौन मोहतरम वजीर साहब थे उस मीटिंग में, अगर आप बता सकें? सईद गनी साहब बैठे हैं, उनको भी पता चल जाएगा। जी, इनके सूबाई वजीर इंडस्ट्री बैठे हुए थे सर, क्या इकराम थे। ठीक है, ठीक है, वो एनसीओसी की मीटिंग में मौजूद थे। ठीक है जी। एनसीओसी की मीटिंग जो सुबह 11:15 बजे हुई है, उस मीटिंग के अंदर वो खुद मौजूद थे। जब शॉपिंग मॉल के बारे में बात हुई तो उस वक्त पंजाब ने अपना नुक्ता नजर दिया, उन्होंने अपना नुक्ता नजर दिया, हर किसी ने अपना नुक्ता नजर दिया। जीबी ने अपना नुक्ता नजर दिया, एजेके ने अपनी बात की। अब वहां पर मेरा पॉइंट ये था कि मैंने ये रिक्वेस्ट की, हमने बाजार तो खोल दिए, वो लोअर मिडिल क्लास के बाजार तो सारे खुल गए, वहां पर रश भी देख लिया हमने, सारा कुछ देख लिया, लेकिन जो शॉपिंग मॉल है जहाँ पे एंट्री पॉइंट एक है, एग्जिट पॉइंट दूसरी तरफ से है, तो वहां पर एसओपीज बेहतर अंदाज में जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। और इसको एक खोलने की वजह ये भी है कि मैं क्योंकि ऑल पाकिस्तान शॉपिंग मॉल एसोसिएशन ने पिछले दिनों मेरे साथ मुलाकात भी की और उसके अंदर उन्होंने अपने एसओपीज की बात की कि हम किस तरह से अपने तमाम जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के या मुतल्लिका सूबे ने जो एसओपीज बनाए हम उनके ऊपर ना सिर्फ अमल दरामद करेंगे, हम मास्क, सैनिटाइजर, उसके साथ साथ अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता उनके कस्टमर का जो पूल टेस्टिंग पंजाब कर रहा है मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर, अगर उनके किसी कस्टमर का ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द शॉपिंग मॉल उनका कोरोना की रिपोर्ट आ जाती है तो उसके जितने भी मेडिकल एक्सपेंस हो गए उसके ट्रीटमेंट के वो भी हम बर्दाश्त करेंगे। तो उनकी तरफ से एक अच्छा जेस्चर था जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपना एक नुक्ता नजर ऑल पाकिस्तान शॉपिंग मॉल एसोसिएशन ने जो आपको यकीन दहानी करवाई है, आपको लगता है कि ये पूरा उतरेंगे? क्योंकि आप खुद बाजार में गए उस दिन और आपने देखा क्या हाल था, आप खुद कह रहे थे कि एसओपी फॉलो हो नहीं रहा, लेकिन आप पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे बेहतर तरीके से ज्यादा आसानी से हो सकता है एसओपी फॉलो कंपेयर टू एक जो बाजार जो सड़कों पे है या जो दुकानें हैं या जो मार्केट्स हैं उनसे? देखिए शहजाद भाई, जो मार्केट होती है ना, अभी तो जैसे जो हमारे पास ताजर आए थे वो ताजरों ने आकर बात की बाजार खुलवाने में, तो वो बाजिद थे, लेकिन जब एसओपी को इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो उसका कोई वाली वारिस नहीं बन रहा था। लेकिन क्योंकि शॉपिंग मॉल एक मैनेजमेंट के अंडर जो होते हैं, जैसे इपोरियम है, पैकेजेस है, इसी तरह दूसरे शॉपिंग मॉल जो पंजाब के अंदर बड़े हैं, उन शॉपिंग मॉल का कोई ना कोई एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जो उस मैनेजमेंट कमेटी जो है उस चीज का वजन भी उठाती है, हमारे साथ बातचीत भी करती है। और क्योंकि अगर मंडे को हम खोलने जा रहे हैं
आपस में बामी मशावरत के साथ जो हमने एक दूसरे के साथ अपनी बात को हमने सेकंड किया कि हम शॉपिंग मॉल खोलेंगे, तो मैं इनको विजिट भी करूंगा और फिर उसके बाद आप इस पे जरूर अपना तबसरा भी कीजिएगा कि किस हद तक वो इम्प्लीमेंट कर सके या नहीं कर सके। ये मंडे को पता चल जाएगा। मंडे को इंशाल्लाह साहब ये भी फैसला हो चुका है कि पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दिया जाएगा। आपके मुज़ाकरात हो चुके हैं, बातचीत हो गई आपकी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से? जी देखें, हमने पंजाब की हद तक जो पंजाब के ट्रांसपोर्टर हैं उनके साथ मैंने और वजीर कानून राजा बशारत साहब ने आज हमने एक मीटिंग को चेयर किया है और उसके अंदर तमाम हमने जो ट्रांसपोर्टर थे उनको बुलाया हुआ था। हमारी उनके साथ दो बातें हुई हैं बेसिकली। एक बुनियादी तौर पर यह था कि जो एसओपीज हैं, बेसिकली 3 तरह की ट्रांसपोर्ट जो है, एक तो है इंटरसिटी है, एक इंटर डिस्ट्रिक्ट है और एक इंटर प्रोविंस है, कि किस तरह से आपने इन तीनों ट्रांसपोर्ट को आपने लेकर चलना है और क्या करना है। हम अपने सूबे की हद तक तो बात कर सकते हैं, हम किसी दूसरे सूबे की बात नहीं कर सकते। हमने अपने सूबे की हद तक उनके साथ बात की है। एक एसओपीज जो उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बनाए हैं, वो एसओपीज हमने बना लिए कि किस तरह से उसको लेकर चलेंगे। सेकेंडली ये है कि जो हमने उनसे कहा है कि किरायों में कमी, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें जो नीचे आई हैं जी, और जितने परसेंट नीचे आई हैं उतने परसेंट आपने किराए एसी नॉन एसी जो आपकी ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। हमने अपनी तमाम सिफारिशात बनाकर एसओपीज के हवाले से और किरायों के हवाले से सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को ऑर्डर कर दिए थे कि आप मुतल्लिका ट्रांसपोर्टर के साथ बैठकर बामी मशावरत के साथ, क्योंकि वो मेन स्टेक होल्डर है, कि कितना किराया होना चाहिए, कितने परसेंट कमी होनी चाहिए, वो तमाम सिफारिशात आज वज़ीर आला पंजाब तक इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगी और मुझे उम्मीद है कि उसके ऊपर पॉजिटिव अमल होते हुए उस चीज को देख लिया जाएगा। और फिर हमारी कोशिश है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही वज़ीर आला साहब फैसला ठीक है, तो हतमी फैसला इस पे वज़ीर आला पंजाब करेंगे। लेकिन मुझे बताइए, जो नुकात सामने आए जिसमें कहा गया है कि बसों में मुसाफिरों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा, मुसाफिरों मास्क पहनना ज़रूरी होगा सफ़र के दौरान, दरमियान में 3 फुट का फासला होगा, लोड ज़्यादा नहीं रखा जाएगा इन ट्रांसपोर्ट पर। ये कैसे देखा जाएगा पूरे सूबे भर में? अभी खुद आपने देखा दुकानों का जो हाल था, ये कंट्रोल करना आवाम को भी मुश्किल है, जो दुकानदार हैं उनको भी मुश्किल है। ये कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कंट्रोल कर लिया जाएगा इसको? देखिए, जहां तक मास्क पहनने का तल्लुक है तो ऑब्वियसली उसको तो हम मैंडेटरी कर रहे हैं, वो तो उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे मास्क पहनने। जहां तक अभी बात हो रही थी, लेट्स से अज्यूम करे कि एक बस के अंदर 60 सीटर है, उसको 30 सीटर कर दिया जाए। मीन 30 सीटर इन दैट सेंस कि एक सीट छोड़ के एक सीट पे उसको जो पैसेंजर है उसको बैठाया जाए। अब मसला ये है कि गरीब आदमी की सवारी बस है, जो नॉन एसी में जाता है, एसी में नहीं फर्ज करे जाता, तो वो पैसे बचाने के लिए नॉन एसी में बैठता है। अगर उससे आप एक सीट खाली कराएंगे और फैमिली के 2 या 4 मेंबर्स हैं, एक ही घर से आए हैं, और अगर वो साइड बाय साइड भी बैठते हैं, आगे पीछे बैठ जाते हैं, तो मेरा ख्याल है गुजारा हो सकता है। अदरवाइज जो उसकी टिकट होगी 500 रुपए वाली, वो 1000 रुपए की चली जाएगी। वो ट्रांसपोर्टर तो एग्री हैं, वो तो कहते हैं कि हम एसओपीज पे अमल कर देते हैं। इंटरसिटी तो ठीक है, लेकिन इंट्रा सिटी जो बसेस होंगी या जो ट्रांसपोर्ट होगा उसके लिए तो बड़ा चैलेंज होगा। वैगन्स हैं, ये तमाम चीजें देखना कि वहां पे 3 फुट का फासला है, तमाम लोगों ने मास्क पहना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो आप आजमा चुके हैं कि बाजारों में क्या हाल था। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है उसके हवाले से ये है कि ऊबर, करीब उसकी जितनी भी सर्विस यहाँ पर चलती है, उनके नुमाइंदगान भी, उनके सीईओ और दूसरे वगैरह वगैरह सीईओ आज मौजूद थे मीटिंग के, उनके साथ जो बात तय हुई है, लगते एक फैमिली से अगर मैं निकलता हूँ अपनी फैमिली के साथ, मैं ऊबर या क्रीम पे सफर करना चाहता हूँ और हम फैमिली के 3 मेंबर्स हैं, 2 पीछे बैठ सकते हैं, एक आगे बैठ सकता है, तो इंटरसिटी जो है वो तो इस तरह सफर हो सकता है कि एक ही फैमिली के बंदे बैठे हुए हैं, उसके अंदर कोई नहीं। हाँ, उनका जो कैप्टन है, जो ड्राइवर है, वो मास्क पहनने का उसके ऊपर लाजम उन्होंने किया गया है। और अगली बात कि अगर कोई सवारी उसमें बैठती है और उसके पास मास्क नहीं है, तो ऊबर क्रीम वाले उसको खुद मास्क भी ऑफर करेंगे कि वो मास्क। ठीक है, बहरहाल ये इंतजामिया के लिए एक चैलेंज होगा और जाहिर सी बात है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो लोगों ने खुद भी लेनी है। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि पंजाब भर में लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल चुका है, क्योंकि अब मैं जब सोचता हूं कि क्या क्या चीजें बंद हैं तो उसमें शायद शादी हॉल्स, बड़ी गैदरिंग्स, ये चीजें बंद है, बाकी शॉपिंग मॉल भी खुल गया, मार्केट भी खुल गया, इंडस्ट्री भी खुल गई, तमाम चीजें खुल चुकी हैं पंजाब में। जी, आप ठीक कहते हैं, उसमें अभी रेस्टोरेंट भी बंद है, अभी शादी हॉल वो भी बंद है, इसके अलावा कुछ और भी इंडस्ट्री है जो बंद है। लेकिन
बाकी जो इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से, ऑटोमोबाइल के हवाले से भी आज फैसला किया गया जी उसी एनसीओसी की मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर हम तमाम सूबाई वज़रा शामिल थे। उसके अंदर ये फैसला किया गया कि इस इंडस्ट्री को भी खोला जाए जिसमें साइकिल बनाने की इंडस्ट्री है, मोटरसाइकिल बनाने की इंडस्ट्री है, कार बनाने की इंडस्ट्री है, क्योंकि गंदम की कटाई हो चुकी। देहातों में जब पैसा आता है तो वो फिर शहरों के अंदर खर्च होता है मुख्तलिफ इंडस्ट्री। तो जैसे उनकी फसल आई है, अब गंदम बिकी है तो कोई सही। तो पंजाब के हद तक ये कहा जा सकता है रेस्टोरेंट्स हो, मैरिज हॉल हो, इन गैदरिंग्स को छोड़कर ऑलमोस्ट चीजें खुल चुकी हैं। मैं एक ब्रेक लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मियां असलम इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद सईद गनी साहब से भी इस इशू पर मज़ीद बात करेंगे। आपके सामने हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक में जाने से पहले असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और पंजाब में ऑलमोस्ट अब ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन खुल गया है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद है, मैरिजेस हॉल बंद है, इसके अलावा उन्होंने कहा कुछ इंडस्ट्रीज बंद है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है दुकानें भी खोल दी गई हैं, शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला भी कर लिया है और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ भी उनके मुज़ाकरात तय ऑलमोस्ट पा चुके हैं, जिस पर फैसला वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने करना है। सईद गनी साहब, आपने सुना असलम इकबाल साहब कह रहे हैं कि शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए गए हैं। आप मुझे दोनों के हवाले से बता दीजिए, क्या सिंध में ये फैसला हो सकता है कि शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए जाएं? ये बात तो ठीक है कि वहाँ पे SOPs इंप्लीमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकते हैं, और दूसरा ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या फैसला करने जा रही है सिंध हुकूमत? अच्छा, एक तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, शायद उससे थोड़ा और चला जाएगा। मैंने अपनी जो बात की थी उसमें मैंने कहा था कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के जो फैसले थे वो फैसले दोबारा उसी कमेटी के सामने आने चाहिए। NCOC जो है वो एक ऐसी कमेटी है जिसको हेड करते हैं असद उमर साहब, और NCC को प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं। तो उनका फैसला अगर कोई रिव्यू होना था NCC का फैसला, तो वापस NCC के पास आना चाहिए था। ये NCOC को कोई राइट नहीं पहुंचता है कि वो NCC के डिसीजंस को जो ना अनडू करे या उसको रिव्यू करे बैठकर। बहरहाल मेरा अपना एक मौक़िफ़ है वो मैंने आपके सामने रखा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरा अपना भी ये ख्याल है कि शायद शॉपिंग मॉल्स में ज्यादा बेहतर तरीके से SOPs को इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है, लेकिन बहरहाल माहिरीन की कोई राय होगी। लेकिन ये मैं फिर बता रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की अपनी रिकमेंडेशन और प्रपोजल जो था उसके अंदर ये था कि इनको बंद होना चाहिए। अब अगर खोलने की बात थी तो ये शायद बेहतर फोरम था कि NCC पे आ जाते, हम उसको देख लेंगे कि हमारे यहाँ क्या। लेकिन अब तो सूबों पे छोड़ दिया है। आज हमाद अज़ीज़ साहब ने कहा सूबे अपना फैसला कर सकते हैं इस पे, तो इस पर इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपकी राय में भी अगर वहाँ पे SOPs बेहतर फॉलो हो सकते हैं तो उस पर नजरसानी हो सकती है, इसका मतलब? शहजाद में देखिए, पहले सूबा सिंध की हुकूमत ने बहुत सारे फैसले खुद से किए थे और हम समझते हैं कि आप भी कर सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारी चीजें गई और अभी शायद 1-2 दिन के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी है, वहां मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोरोना के हवाले से आपकी लॉकडाउन पे जो भी पॉलिसी होगी वो एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए जो सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत बैठकर आपस में तय करें। अब अगर आपने हर सूबे को ये कहना है कि आप अपनी मर्जी से खुद करें, तो एक तो शायद सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, उसको फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है सबसे बड़ा वो ये होता है कि अगर सिंध की हुकूमत कुछ करेगी तो यहाँ बदनसीबी से जो एक बहुत ही इमेच्योर किस्म की अपोजिशन हमें मिली हुई है, हमारे मत्थे लगी हुई है, उन्होंने इतना कांदिया मचाना होता है जिसकी वजह से शायद चीजें बहुत खराब होती है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे फैसले हों जो पूरे मुल्क में एक जैसे हों। ठीक है, तो इस वक्त आप कोई फैसला करने नहीं जा रहे या करेंगे फैसला? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब अगर इख्तियार है तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई फैसला आप करने जाएंगे या नहीं करेंगे, या फिलहाल ट्रांसपोर्ट बंद ही रखने का इरादा है? पहले मैं आपसे करूं, देखिए, एक तो जाहिर है कि हमने कोई वो ये भेड़ चाल तो है नहीं कि पंजाब ने किया तो हम उसके पीछे चल पड़े। हमने अपने इश्यूज को खुद देखना है और हमने देखना है कि हम कितना इंप्लीमेंट कर। आपने बिल्कुल ठीक किया था कि ट्रांसपोर्ट पर ये 3 फुट वाला कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि उनसे वो किराए भी कम कराएंगे। अब मुझे नहीं पता ये कैसे इंप्लीमेंट होगा। या तो ये हो सकता था कि किराए कम नहीं होते लेकिन वो स्पेस उनको मिल जाती ट्रांसपोर्टर्स को, थोड़ी सी शायद वो सीट्स अपनी खाली रहने देते गाड़ी के अंदर, तो शायद एक दुकान था, लेकिन वो सीटें भी खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं, किराए भी कम करवाना चाहते हैं, 3 फुट का फासला भी रखवाना चाहते हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि ये प्रैक्टिकली ह्यूमनली पॉसिबल है। ये मार्केटों में SOPs को इम्प्लीमेंट कराने से ज्यादा मुश्किल काम है जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इम्प्लीमेंट कराने की बात करते हैं। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम बहुत सारी चीजों पर गौर कर रहे होते हैं। मीटिंग्स हमारी तकरीबन रोजाना ही होती है, आज भी हम बैठे, कल भी बैठेंगे, तो देखेंगे हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमारे लिए जो लोगों की जिंदगी है ज्यादा जरूरी है, हमें उनको मद्देनजर रख के फैसले करने चाहिए। तकलीफें लोगों को होंगी, हो रही हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी सिंध हुकूमत ने कोशिश की है कि जितना लॉकडाउन को मौसर बनाया जा सके बनाए ताकि ये वायरस फैले ना। कल परसों आप 2 दिन ये भी कोशिश करते रहे कि 21वीं तारीख का जो जुलूस होता है यौम अली का,
वो ना निकले। आप लोगों ने इस पर पाबंदी भी लगाई थी, आपने जो है उलेमा हजरात से बात भी की, उनको भी आपने कॉन्फिडेंस में लिया, लेकिन इसके बाद भी आज हमने देखा कि शहर में देखा गया कि जुलूस निकले हैं। क्यों रोकने में आप लोग नाकाम हो गए उनको, और कन्विंस करने में क्यों नाकाम हो गए? देखिए, एक तो शहजाद ये सिर्फ सुबह से नहीं निकले, पूरे मुल्क में निकले हैं और शायद दूसरे सूबों में ज्यादा बड़े पैमाने पर निकले हैं। तो मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, अगर एक सूबे में पॉलिसी डिफरेंट होगी, एक दूसरे सूबे में डिफरेंट होगी, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और खास तौर पे इस किस्म के इश्यूज में जहाँ पे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो अटैच होते हैं। तो ये ज्यादा मुनासिब होता है कि पूरे मुल्क में एक पॉलिसी हो, फिर हम उसमें मिलकर इम्प्लीमेंट करवाएं। ये बड़ा मुश्किल होता है कि एक सूबे के अंदर पॉलिसी कुछ दूसरी और दूसरा सूबा उसको किसी और अंदाज में करे, फिर वहाँ ऑपोजिशन उसको एक्सप्लॉइट करे। अब हम इसको भुगत रहे हैं ना, हमारे खिलाफ सोशल मीडिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो मजहबी सेंटिमेंट है वो होते हैं, इनके जज्बात हैं, बिल्कुल उनका बड़ा एहतराम है, लेकिन जब वफाक ने एक साथ तरावी का भी फैसला किया था तो सिंध हुकूमत ने उस पर एक अपना फैसला किया जो कि पूरे मुल्क से अलग था, जबकि वफाक की नुमाइंदगी में एक फैसला हुआ था ना, उस वक्त भी आप लोगों ने एक अपना फैसला लिया था। उस पर भी हमने कॉन्फिडेंस में लिया था उलमाए कराम को, और मैंने कल ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही, शहजाद हमने जितने फैसले किए, अगर उसमें शहरी ताउन नहीं करते, उलमाए कराम ताउन नहीं करते, तो हम उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकते थे। अगर हम सिर्फ एक फैसला करें कि ये मस्जिद के अंदर 3 या 5 अफराद जो जमात के साथ नमाज अदा करेंगे, लेकिन अगर शहरी मुस्तरद कर दे, उलमाए कराम मुस्तरद कर दे, हुकूमत क्या कर सकती थी? कुछ नहीं कर सकती थी। लोगों ने हमें सपोर्ट किया, उलमाए कराम ने सपोर्ट किया, और ये चीज हो गई। हम 12 बजे से 3 बजे तक अगर लॉकडाउन ऐलान करते हैं जुम्मे के रोज, तो उलमाए कराम और शहरी ताउन करते हैं तो हम कर सकते हैं। अगर शहरी फैसला करते हैं, उलमाए कराम फैसला कर ले, नहीं करना, तो हुकूमत तो जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करा सकती है। कल कोई और ग्रुप अगर निकल के इज्तिमा करना चाहे, रैली करना चाहे, तो फिर उनको भी रोकने में आप नाकाम ही रहेंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि उनको मना किया जा सके, मनाया जा सके कि इस हसास टाइम पे कम से कम थोड़ा सा एहतियात करें। शहजाद, मैं अर्ज करूं आपसे, देखिए एक बात समझने की जरूरत है। एक तो आम हालात होते हैं ना, जिसमें एक आधा कोई इवेंट हो रहा होता है, उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से करवा सकते हैं, आप अपनी लॉ एनफोर्समेंट को उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन हालात में जो कोरोना की वजह से सूरत हाल पैदा हुई है, आप देखें ना, हर सेक्टर में, हर जगह पे, हर मकाम में, हर शहर में, हर गली और गांव में आपको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर इस मौके पर आप ये सोचें कि आप हजारों लोगों के मजमे को और मुख्तलिफ शहरों के अंदर जबरदस्ती उनके साथ जाके कोई आप ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री कर रहा हूं, जबरदस्ती की बात ही नहीं कर रहा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने कन्विंस करने की कोशिश की उनको कि इस हालात में जो है ये वायरस फैल सकता है, उनके जज्बात का एहतराम आपको भी है, हमें भी है, सबको है। इसलिए मैं कह रहा हूं उनको कन्विंस क्यों नहीं कर सके आप? मैंने यही सवाल किया था, मैंने ये नहीं कहा कि किसी को आप जबरदस्ती रोके, मुझे पता है कि पॉसिबल नहीं है। मैंने आपसे एक बात अर्ज की कि जब हमने पहले भी इतने मुश्किल फैसले किए, तो शहरियों ने भी ताउन किया, उलमाए कराम ने भी ताउन किया, और उस पर हम इम्प्लीमेंट कराने में निस्बतन कामयाब रहे। लेकिन अगर किसी मकाम पर अगर कोई ये कहे कि जी हम ताउन नहीं कर सकते और हम ये चीजें करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उनको खुद ही गौर करना चाहिए कि वो उन तमाम अफराद को जिनको वो मदऊ कर रहे हैं, जो उनके कहने पे आ रहे हैं, मैं एहतराम करता हूँ सबके, ज़ाहिर के हमारी अपनी भी मजहब के साथ जो वाबस्तगी है वो बिल्कुल होती है, लेकिन खुद हमें फैसला करना चाहिए कि अगर हम लोगों की जानों को खतरे में डालेंगे और इस वायरस के फैलाव का सबब बन सकते हैं, तो वो किसी भी तरह से भी अच्छा और सही, लोगों को खुद एहतियात करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हुकूमत चाहती है आइन में तरमीम हो, एनएफसी में तरमीम हो, और प्रेसिडेंट जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है प्रेसिडेंट हाउस की जानिब से, उसमें कहा गया है कि जो 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसकी तश्कील भी हो चुकी है। इसकी तश्कील पर भी एतराज़ात हैं, लेकिन इस कमीशन में एक और बात कही गई है कि जो कुछ अखराजात हैं जो कि सेंटर बर्दाश्त करता है, वो सूबे शेयर करें। मिसाल के तौर पे कहा गया है कि सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनके नुकसानात हैं, फेडरल गवर्नमेंट जो डेट रीपेमेंट करती है, और इसके अलावा जो सब्सिडीज़ हैं वो सिर्फ अब वफाक की जिम्मेदारी ना रहे, उस पर सूबे अपना हिस्सा डालें। ये इस 10th NFC अवार्ड में जो है कहा गया है। इस पर मुख्तलिफ पार्टीज़ की हम राय लेते रहें। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कल कैपिटल टॉक में ये कहा था कि अगर हुकूमत चाहती है कि सूबों से पैसा लेके वफाक को दे दिया जाए, अगर ऐसा हो भी जाता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान की मईशत पर इसका कोई असर नहीं होगा। NFC अवार्ड की 18वीं तरमीम में एक फ्लोर मुकर्रर किया गया था कि इससे कम सूबों को नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिल सकता है। अभी 10वां कमीशन में खला बैठा है, वो उससे ज़्यादा दे सकता है, कम नहीं दे सकता। अब हुकूमत ये समझती है कि हमें सूबों से ज़्यादा पैसे लेकर वफाक को देने हैं। अगर ये आपको चाहते हैं तो ले आए, तरमीमी बिल ले आए। अगर आप सूबों को पैसे नहीं देंगे, सूबे कर्जा लेंगे, वफाक की जगह सूबा कर्जा ले लेगा। मेरी राय ये है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सूबों को सिफर कर दें, सारे पैसे वफाक रख ले, पाकिस्तान की मईशत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे थे कि अगर सारे पैसे वफाक भी रख ले तब भी पाकिस्तान की मईशत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे तो उन्होंने खुद कहा था कि NFC को रिविजिट करने की जरूरत है क्योंकि वफाक के पास पैसे बचते ही नहीं है। NFC अवार्ड है, इसको हमें रिविजिट करना होगा। मरकज के पास अब पैसे बचते ही नहीं है कि वो अपने खर्चात पूरे कर सके, पैसे सब सूबों को चले जाते हैं। जब NFC अवार्ड शुरू हुआ था तो 80% पैसा मरकज रखता था, 20% सूबों को जाता था। अब वो 58% सूबों को जाता है। तो इसलिए आज जो टोटल मरकज के पास पैसा रह जाता है फेडरल गवर्नमेंट के पास, वो सिर्फ आपकी डेट सर्विसिंग पूरी करता है और डिफेंस का एक हिस्सा पूरा करता है। बाकी आपको खर्चात इंक्लूडिंग डेवलपमेंट आपको डेट लेकर पूरे करना। तो 13 जून 2018 का ये शॉट था। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कल आपने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे पैसे वफाक भी रख ले, लेकिन जिस दौर में आप वजीर आजम थे उसके बाद आपने ये कहा था कि वफाक के पास पैसे ही नहीं बचते, NFC को रिविजिट करने की ज़रूरत है। क्यों यू टर्न ले लिया इस पर आपने? जी नहीं, यू टर्न नहीं है। यू टर्न तो इनका खासा है PTI का। मैंने ये जो आपने इंटरव्यू पहले दिखाया ये मई 2018 का है और कल जो मैंने बात की उसमें एक गलती है, मैं उसको मानता हूँ। वो ये है कि कोई मुस्बत असर नहीं पड़ता। अगर वफाक सारे पैसे रख ले कोई मुस्बत असर नहीं पड़ेगा इकॉनमी पर। ये मसला था और है NFC अवार्ड का जब आपके रेवेन्यूज़ ग्रो कर रहे हों। जब आपके रेवेन्यूज ग्रो कर रहे हैं तो उसके अंदर जो सूबों को एक अनड्यू एडवांटेज NFC अवार्ड में हासिल है। अब आपके पास 10th NFC अवार्ड आया है क्योंकि जब हमारी हुकूमत थी तो हमारे 3 हुकूमतें हमारे ख़िलाफ़ थीं, 3 सूबे ख़िलाफ़ थे और एक सूबा हक में था। तो आज उन सब सूबों ने यू टर्न कर लिया है, बल्कि उस वक्त पंजाब भी हक में नहीं था। तो चारों सूबे वफाक के ख़िलाफ़ होते थे कि हमसे एक पैसा भी आप फालतू नहीं लेंगे बल्कि अजाफी पैसे हमें देंगे। और जब भी कोई बात आई तो पंजाब ने ही उसमें थोड़ी कंसेशन दी और बाकी सूबों को हक मिल गया। अब हकीकत यह है कि हुकूमत बातें कर रही है कि हम काटना चाहते हैं सूबों को पैसे को। तो 10th NFC अवार्ड आपके कमीशन आपके पास है, उसमें आप ये फैसला कर लें। और अगर आप ये समझते हैं कि आइनी तरमीम चाहिए, उस फ्लोर को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो आइनी तरमीम ले आएँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब मईशत की हकीकत बदल गई है। मईशत की हकीकत यह है कि आपकी ग्रोथ ख़त्म हो गई है, अब पैसे हैं ही नहीं, वफाक हो या सूबा हो। अब अगर आप सूबों के पैसे काट के वफाक को देंगे तो सूबा खर्चे कहाँ से पूरे करेगा? उसकी तो ऑलरेडी आमदन कम हो गई है कि आपने 5555 अर्न करना था वफाक ने। वफाक का काम है पैसे कमाना और उसमें से सूबों को शेयर देना। अगर वफाक नहीं कमाएगा तो सूबों की भी आमदन कम हो जाएगी, वो भी कम तनख्वाह पे काम करेंगे। लेकिन सूबों की आमदन तो भी कम होगी और वफाक अगर कम कलेक्ट करेगा तो वफाक के पास तो रिसोर्सेज और कम बचेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है अब्बासी साहब कि जब आप वफाकी हुकूमत में होते हैं, आपसे मुराद कोई भी पार्टी वफाकी हुकूमत में होगी उसको ये चीज़ पिंच करेगी कि वफाक के रिसोर्सेज बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप सूबाई हुकूमत में होंगे या ऑपोजिशन में होंगे तो शायद आप कंफर्टेबल फील करेंगे कि कम से कम मेरे सूबे को तो उतना पैसा मिल रहा है। जब PTI के पास सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी तब वो भी तारीफ करते थे कि बड़ी अच्छी डेवल्यूशन हुई है। जी नहीं, वो बात दुरुस्त है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ज़रा मुख्तलिफ है कि पैसे कमाना वफाक का काम है। अगर वफाक नलायक है, पैसे नहीं कमा सकता, तो अपनी नलायकी का असर सूबों पर नहीं डालना चाहिए। आप पैसे ज़्यादा कमाएं, मुल्क को ग्रोथ दें, पैसे कमाएं, उसमें से आपका हिस्सा बढ़ जाएगा। सर आप लोग तो कमा रहे थे, आपके यहाँ तो टैक्स ग्रोथ थी, लेकिन इसके बावजूद आप ये कह रहे थे कि टैक्स ग्रोथ के बावजूद वफाक के पास शेयर कम बचता है। आप लोग तो क्लेम करते हैं कि 15 से 20% बिल्कुल शेयर कम बचता है। ये मेरी शिकायत है और ये शिकायत रहेगी। मैं वफाक में हूँगा तो मैं शिकायत करूँगा। लेकिन जब आपने 5555 के टारगेट को 4000 पे ले आए, आपने एक अपनी तिहाई इनकम ही ख़त्म कर दी, तो सूबों का क्या काटेंगे? और ये बात याद रखें कि अगर आप सूबों के पैसे काटेंगे तो सूबे 2 बड़े काम करते हैं, वो सेहत का काम करते हैं और तालीम का काम करते हैं। सही, उनको इन दोनों शोबों को काटना पड़ेगा, या वो अजाफी कर्जा लेंगे।
अगर सूबे कर्जा लेंगे, ये वफाक कर्जा ले, इसका पाकिस्तान की मईशत पर कोई इसमें असर, मुस्बत असर नहीं पड़ता। इसमें जो आपके दौर में फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने कहा, उन्होंने भी यही बात की कि क्योंकि फिस्कल डेफिसिट हमारा प्रोविंसेस और सेंटर का मिलाकर हम काउंट करते हैं तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सूबों के आप कम करेंगे रिसोर्सेज तो सूबे एक तो अपने रेवेन्यू जनरेशन की तरफ जाएंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, या अपने एक्सपेंडिचर कम करेंगे, जिसका ओवरऑल इंपैक्ट फिस्कल डेफिसिट पर फिर पड़ेगा। देखिए, ये बात एज अ फाइनेंस मिनिस्टर तो बड़ी अच्छी है और मैं भी एज अ प्राइम मिनिस्टर यही बात करूंगा। लेकिन हमने जब से ये तरमीम हुई है, 18वीं तरमीम, तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर गया है, तो सूबों के पास इख्तियारात हैं कि वो सर्विसेज के अंदर ख़ास तौर पे अपनी आमदन बढ़ाएं, लेकिन वो नहीं बढ़ा सके। वो परसेंटेजेस में तो बढ़ाते हैं, लेकिन उनको जो ज़्यादा आमदन है वो वफाक से मिलती है। और अगर एक इंडस्ट्री को या सर्विस को या किसी भी सेक्टर को अगर सूबा भी टैक्स करना शुरू कर देगा, वफाक कर रहा है, तो फिर वो सेक्टर वायबल नहीं रहता, फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट बैलेंस है। तो बिल्कुल मैं चाहता हूं कि एक इस पे नेशनल डिबेट हो, सही, सूबे भी बैठे, गवर्नमेंट भी बैठे, अपोजिशन भी बैठे, सही, कि किस तरह आपने इस मसले को हल करना है। इसका हल ये नहीं है कि आप सूबों के पैसे काटने शुरू कर दें। अब्बास साहब, वैसे जो आइन है इस वक्त, आपने जैसे खुद कहा कि पिछले एनएफसी से कम शेयर नहीं दिया जा सकता सूबों को, लेकिन इसीलिए इस वक्त जो सामने आया है डॉक्यूमेंट, उसमें तो ये कहा गया है कि कुछ अखराजात जो हैं वो शेयर कर ले सूबा, यानी कि जो सेक्टर जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जो डेट रीपेमेंट्स हैं, जो सिक्योरिटी अखराजात हैं, वो शेयर कर ले सूबा। और गालिबन इस किस्म का प्रपोजल आपकी जानिब से भी दिया गया था 2015 में, कंसेंसस नहीं हो पाया था उस वक्त भी इस बात पर। तो क्या आपके ख्याल में ये मुमकिन है कि डिविजिबल पूल में आने से पहले कुछ अखराजात वफाक कर ले और फिर डिवाइड किया जाए 57.5% शेयर जो सूबों का है? देखें, जब आप ये मामला लेकर आएंगे ना, फिर आपको हल भी बताएंगे। हुकूमत अपना मामला ले आए ना, अपना हल ले आए, अपना असेंबली के अंदर ले आए, हम हल बता देंगे। ये हल नहीं है जो हुकूमत बात कर रही है। ये वो हुकूमत है जो एनएफसी, जो 10th एनएफसी कमीशन है, उसको भी नहीं बना सकी। उसके अंदर भी कुछ 10 गलतियां हैं, जिसका आज सिंध की हुकूमत ने बड़ा सीरियस नोटिस लिया और ख़त भी लिखा है वफाक को जी। तो बिल्कुल हल मौजूद हैं, लेकिन वो मुस्तकिल हल नहीं है, और जो हुकूमत कह रही है वो बिल्कुल हल नहीं है। हल मौजूद हैं, आइन के अंदर रहते हुए, 18वीं तरमीम की जो अमेंडमेंट थी उसके अंदर रहते हुए भी हल मौजूद हैं। हुकूमत अपनी राय ले आए, उस पर डिबेट हो जाएगी। लेकिन ये बात याद रखें, बुनियादी जो बात है, अगर मुल्क में ग्रोथ नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। मुल्क को ग्रोथ दें, और हमने 5.8% दी थी, आज 2 से कम है। ये फ़र्क है सारा। सही है। अब्बास साहब, इस पर पहले शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट आया कि अगर नैब में जो तरमीम करनी है उस पर नून लीग की बात मान ली जाए तो नून लीग 18वीं तरमीम और एनएफसी पे बात मान लेगी। अब तो तज्जिए भी हो रहे हैं। आज भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये लिखा है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि एनएफसी और 18वीं तरमीम पे पीपल्स पार्टी और नून लीग मान जाएगी। और नीचे उन्होंने फिर वो लिखा हुआ था, 2 खबरें डाली हुई थी कि नैब केसेस दोबारा खुलने शुरू हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब को भी तलब कर लिया है एक केस में जरदारी साहब को भी तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब के एहसासों की भी फिर जांच पड़ताल हो रही है। तो क्या ऐसा कुछ है, क्या दबाव डाला जा रहा है इस वक्त नून लीग पर, पीपल्स पार्टी पे, क्या आप एनएफसी पे राजी हो? देखिए, मेरी राय वजीरों को ये है कि अपने शोबे से ताल्लुक़ रखें। जो रेलवे चलाता है वो रेलवे चलाए, जिसने कोई और चीज़ चलानी है उसको चलाए। अगर ऐसी कोई बात है, अगर आपने यही अपोजिशन को दबा कर वोट लेने हैं, इसका मतलब है कि आपकी दलील कमज़ोर है, आपकी बात में दलील नहीं है कि आप अपोजिशन को डरा धमका कर आईनी तरमीम करना चाहते हैं। ये तरमीम मुल्क के हक में नहीं होती। क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? क्या ये हालात है? क्या डराया धमकाया जा रहा है आपकी सपोर्ट किसी किस्म देने के की लिए? कोई सौदेबाजी जी हमसे हुकूमत ने कोई बात नहीं की। डरा धमका तो हमको 2 साल से नहीं है, डरते हम इनसे है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ भी साफ हैं, हक की बात करते रहेंगे। और कोई सौदेबाजी नैब की अमेंडमेंट और 18वीं तरमीम की जो शिकें थी उनको ख़त्म करने में नहीं होगी। नैब के ऊपर हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ मौजूद है, हुकूमत के पास भी है, कौमी असम्बली के पास भी है। उसको करना चाहें तो कर दें, नहीं करना चाहें तो हुकूमत भुगत लेगी, क्योंकि हुकूमत नहीं चल रही। जब तक ये नैब इस तरह मौजूद है, हुकूमत नहीं चलेगी। जहाँ तक आइनी तरमीम का ताल्लुक है, 18वीं तरमीम को एक तरफ छोड़ दें। 18वीं तरमीम में ऐसी शिकें हैं जो अल्लाह ना करे इस मुल्क में आप कभी तब्दील करें,
ये आपका मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। वही हालात जो हमने 1970 में देखे थे। 18वीं तरमीम ने इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत किया, जो सूबों और वफाक का बैलेंस था उसको बहाल किया, तो वो शिकें तब्दील नहीं होगी। एक दफा फिर हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ आइन से के अंदर मौजूद है। अब्बास साहब, हुकूमत की तरफ से एक मरतबा फिर बयान आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब मुश्किल में पड़ने वाले हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो मुश्किल में है, गिरफ्तारी आपकी हो सकती है, शहबाज शरीफ साहब की हो सकती है। आप लोग तो कह रहे थे, अपनी पार्टी में बता रहे थे कि हमारे मामला तय हो रहे हैं, फिर सबकी रिहाई भी हुई है, तो ये वापस अचानक से प्रेशर कहां से आने लगा है? हुकूमत भी बात कर रही है, नैब भी मुतहरिक हो रही है, ये क्या हो रहा है? ये किस वजह से हो रहा है? अगर हमारा वोट लेने के लिए काम कर रहे हैं तो बड़ी मायूसी होगी, ये मैं आपको बता दूं। हम इन जेलों से नहीं घबराते, जेल हमने बहुत देख लिए हैं। हम चाहते हैं कि जो हम पे इल्ज़ाम लगाना है पाकिस्तान के अवाम के सामने लगाएं। ये नैब के केस बनाकर हम आपको आइन को मसख नहीं करने देंगे। हम जेल चले जाएंगे, सियासत छोड़ देंगे, लेकिन आइन को आपको मसख नहीं करने देंगे। ये मुल्क का मामला है, आपने हम पे कुछ भी करना है, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कौन सी लेकिन कंसेंसस के साथ बैठ के आप बात करने के लिए तैयार हैं दोनों इश्यूज नहीं मिली। हम हर वक्त दोनों इश्यूज पर नहीं, हुकूमत हमने नैब के अमेंडमेंट की तरमीम दे दी है, वो अलहदा बात होगी। आपने आईनी तरमीम करनी है, आईनी तरमीम लेकर आ जाए, उस पर बात होगी। सौदेबाजी की बात करनी है तो पहले आईनी तरमीम की बात कर ले, नैब को पीछे कर दें, कोई बात नहीं है। सीधी सीधी मैं बड़ी सीधी बात करता हूं, वो तरामीम जो इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम को मसख करेंगी, कम से कम शायद अब्बासी उसके हक में नहीं है। सियासत छोड़ दूंगा, ये काम नहीं करूंगा। अगर आप सूबों के इख्तियारात लेंगे, मैं सियासत छोड़ दूंगा, इसको वोट नहीं दूंगा। मेरी जमात जो मर्जी करती रहे, लेकिन अगर मुल्क के हक में आईनी तरमीम है, ये जाती राय है, आपका पार्टी के मौक़िफ़ इस पर कुछ और हो सकता है। मैं पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और हुआ तो मैं उसका हिस्सा नहीं हूँगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं पार्टी को भी बता रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई सौदेबाजी हुई उसका मैं हिस्सा नहीं हूँ। अगर आईनी तरमीम चाहिए, उसके बिल को असेंबली में लाएं, उसको डिबेट करें, उस पर मौक़िफ़ आएगा, उस पर वोट पड़ेगा। अगर आपको सौदेबाजी करनी है समझते हैं तो नैब को छोड़ दें एक तरफ, नैब आईनी तरमीम के बाद हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस मुल्क की आइन को मसख मत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें भेज सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।